इस वक्त वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो इलेक्शन इस्लाहात हैं उनको रुकनीत दी गई कि पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की रुकनीत होनी चाहिए उस कमेटी में। उस कमेटी ने 103 सेशंस किए थे और एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद 1976 का जो इलेक्शन का कानून था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसको रिपील करके 2017 का इंतखाबी एक्ट जो है वो मुतारफ़ कराया गया और उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के वोट को वहाँ से कास्ट करने के इंतज़ामात करेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस चला और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने का कहा और साथ में इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने अब जो भी ज़िमनी इंतखाब आना है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने की पायलट प्रोजेक्ट की कोशिश करनी है, जिसके नतीजे में 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में से लाहौर का हलका जो है उसका इंतखाब किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ 5.25 या 550 वोट डाले गए थे। 2018 के इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में इस वक्त जो हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन को दोबारा प्रेस नहीं किया कि आप ओवरसीज़ का वोट जो है वो जो पायलट प्रोजेक्ट्स होने थे उसके लिए तहर्रुक करें। बाहर कैफ इलेक्शन कमीशन ने जो स्पेनिश एक कंसल्टेंट फर्म थी उसको भी इन्वॉल्व किए रखा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ताबे मुकर्रर की गई थी। वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके भी आए और उन्होंने कहा कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि इंश्योर करती है कि किसी स्टेज के ऊपर अगर इंटरनेट वोटिंग हो रही है तो वो टेम्पर ना की जा सके, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और कोई नतीजा तब्दील ना किया जा सके। 2021 में पीटीआई गवर्नमेंट ने ये बिल मुतारफ़ करवाया और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगले इलेक्शन में वोट का हक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात करवाएगा। कौमी असम्बली में इस बिल को बुलडोज करके पास करवाया गया और उसके साथ जो EVMs जुड़ी हुई हैं कि लोकल इलेक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे। उस वक्त की मुतहदा अपोजिशन 2018 में RTGS के बैठने के बाद जो पाकिस्तान की सियासत के साथ हुआ और पार्लियामान के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फोंक फोंक के पीता है। मुतहदा अपोजिशन ने इन तजावीज़ की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक होलिस्टिक कमेटी बनाई जाए जिस तरह 2017 में बनाई गई थी और ये इत्तफाक़ी राय से किया जाए, क्योंकि 2017 की लेजिस्लेशन में 0 डाइसेंट था, यानी कि कोई मुखालफत में वोट नहीं था किसी जमात का। पीटीआई गवर्नमेंट ने यह बात ना सुनी और उन्होंने कौमी असम्बली में 23 बिलों के दरमियान ये बिल रख के आधे घंटे में रूल्स को सस्पेंड करते हुए, प्रोसीजर्स को बुलडोज करते हुए ये कानून साजी मंजूर की। लेकिन ये जब मामला सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया तो सेनेट ने अक्सरीती वोट के साथ इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के सुपुर्द किया। उस कमेटी में आधे अरकान उस वक्त की हुकूमत के और आधे अरकान अपोजिशन के थे। 12 से ज़ायद मीटिंग्स हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया जो कि आइनी इदारा है और जिसकी असल जिम्मेदारी शफाफ और गैर जानिबदार और आज़ाद इंतखाबात कराना है और उस तरह से कराना है कि उन पर उंगली ना उठे। फैफन और पिल डैट के बारे में सारे पाकिस्तानियों को मालूम है और उनकी पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए उनकी सर्विसेज सारे जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इंश्योर करने के लिए कि कोई गलती ना हो उन स्पेनिश कंसल्टेंट्स की फर्म के भी व्यू पॉइंट को सुना और उसके अलावा जो इंटरनेशनल कंपनीज आई वोटिंग में कुछ महारत रखती हैं उन्हें भी सुना। एक डेलीगेशन उन दिनों में जा रहा था रशियन इलेक्शंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसमें भी नुमाइंदगी ली गई और वहाँ पे भी जाके रशियन इलेक्शंस को भी, वहाँ के डूमा के इलेक्शंस को भी ऑब्ज़र्व किया गया। सुना था कि वहाँ पे भी इंटरनेट वोटिंग है। वो सारा देखने के बाद और तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की जो सिफारिशात थी उनको मुकद्दम जाना, क्योंकि 34 के करीब एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने उन इस्लाहात पे लगाए थे जिनमें वोटिंग यानी EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मीडियम के वोट डालना किस तरह है इंटरनेट के ज़रिए या अदरवाइज़, उसके बारे में उन्होंने अपनी मुख्तलिफ एतराज़ात सामने रखे थे। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को फ़ौक़ियत देते हुए और ये रियलाइज़ करते हुए कि इंतखाबात नहीं हो पाएंगे इस कलील अरसे में, ये साल 6 महीने सवा साल की ये एक्सरसाइज नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके लिए हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करना है, क्योंकि हम जनरल इंतखाबात में पूरे मुल्क में EVM मशीन्स का भी रिस्क नहीं ले सकते, और इंटरनेट वोटिंग जो है उसकी अभी तक जो मुस्तनद होना कि यानी उसमें वोट में हेरा फेरी ना हो, उस पर हमें बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स हैं जो कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स और लोकल कंसल्टेंट्स के थे। इस तनाजुर में स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर, जिसमें सेनेटर कामरान साहब भी बैठते रहे हैं हमारे साथ, सेनेटर ताज हैदर साहब थे, सेनेटर अली जफ़र साहब थे, उसमें सेनेटर आज़म सवाती साहब, जनाब शिवली फराज साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब, ये सारे लोग थे जिनका लीगल बैकग्राउंड भी है और वो मंझे हुए सियासतदान हैं। कसरत राय के साथ ये जो बिल था इसको रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि ये बात इलेक्शन कमीशन पे छोड़ी जाए कि वो आइंदा इंतखाबात में कितने हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा सकते हैं और किस तरीके से करवाएंगे। और ये बात जायज़ और साइब इसलिए समझी गई कि जो अदारा इलेक्शन करवाने के लिए आज़ाद खुद मुख्तार है, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती, हुकूमतें घर चली जाती हैं, इलेक्शन करवाना, उसके तरीक़ेकार वज़ा करना बजा है कानून के ताबे वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। तो इस तनाजुर में इस शिक को नामंजूर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हुकूमत ने टेबल नहीं होने दिया सेनेट में, क्योंकि ये हुकूमत का इख्तियार है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कि वो उस रिपोर्ट को बिल की शक्ल में टेबल करती सेनेट में। 90 रोज़ गुजारे गए ताकि वो टेबल ना हो, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई गई, वहाँ पे अददी अक्सरियत जो कि चंद वोटों की थी, दोबारा आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। कौमी असम्बली में जब जॉइंट सिटिंग हुई सेनेट और कौमी असम्बली की 2021 के आखिर में, जिस तरह से बुलडोज करके ये 2 प्रोविजन सिर्फ जो थी ये कैरी करवाई गई, वो आप सबके सामने है। तो अभी हमने कहा कि हम इलेक्शन इस्लाहात करवा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये कहा कि अगर इंतखाबात होने हैं इस मुल्क में तो फौरी तौर पर 6-7 माह के या 8 माह के अंदर या साल के अंदर अंदर इंतखाबात अगर चाहते हैं तो वो वोटिंग मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें टाइम चाहिए और कानून में मुनासिब तरमीम भी चाहिए। जो मैंडेट कर दिया गया था, जो थोप दिया गया था उन पे कि आपने कराने ही कराने हैं, चाहे इंतखाबात तबाह हों या इंतखाबात में रखना पड़े, उसमें उन्होंने कहा कि हमें इतनी स्पेस दी जाए। हम एक आइनी इदारा हैं कि हम इंतज़ामात के कैपेसिटी के मुताबिक मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। रही बात आज जो कानून राजुल वक्त है, ना उसमें इंटरनेट ना उसमें ओवरसीज़ वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम किया गया। जो बिल पास हो के इसको रिपील कर रहे हैं और वो भिजवाए जा रहे हैं असेंट के लिए, ना जो कल और आज में बिल पास हुए हैं कौमी असम्बली और सेनेट से, उनमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हक़ राय दही लिया गया है। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। रही बात EVM मशीन्स की, तो उसमें भी हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ज़रूर ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करे, लेकिन अपनी पॉलिसी के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि जिस मुल्क में लोग ATM मशीन यूज़ करने के लिए उन्हें 15 से 20 साल लगे, और ये मेरा अपना तजुर्बा सुनी हुई बात है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो गरीब लोगों को 4000 या 5000 मिलता है, वो ATM मशीन से निकलवाने के लिए कई जो बुज़ुर्ग औरतें और मर्द हैं वो एजेंट्स को 200 से 300 रुपया देते हैं। तो वोट तो फिर एक और उससे अगली स्टेज है। मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि हमारे मुल्क में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसले हैं, दूर दराज इलाकों में बिजली की सप्लाई और वो सारी चीज़ें, और जो लाखों की तादाद में पोलिंग स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग इन मशीनों पे करवाना, और फिर मशीन की अथेंटिसिटी के ये वाक़ई ही इसमें कोई किसी किस्म की ख़राबी नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने असेस करने के बाद ये कहा कि मशीन पे अगर आप इलेक्शन ले जाना चाहते हैं तो इसे भी आप दर्जा बदर्जा करें।
तो हमने ना ये कहा है इस कानून में कि मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, बल्कि ये मामला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा कि आप पायलट प्रोजेक्ट्स करके आप तसल्ली करें और आप जिस इंतखाब में चाहें ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी क्लियर पोजीशन है, इस पे ये वजाहत करना आप सब लोगों के सामने बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उधर से तो ये एक मतवातर कल से ये प्रेस में भी और जो वो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है पीटीआई के लोगों ने कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट डालने का हक छीन लिया गया है। हमने बल्कि उन्हें ये हक उनका इंटैक्ट रखने के साथ साथ एक और तजवीज़ है इत्तेहादी जमातों की जो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारा, बल्कि ये हमारी तवक्को है कि इमरान खान साहब जो कि हमेशा बात करते हैं सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, वो इसको छोड़ें। अगर वो वाकई दर्द दिल रखते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए तो आए असम्बली में आके हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, जिसमें हमारी ये ख्वाहिश है कि जो इस्लाहात कमेटी है उसके सामने ये एजेंडे पे है, वहाँ से ये मंजूर होने की कवी उम्मीद है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको असम्बली में भी नुमाइंदगी दी जाए। उसके लिए ज़ाहिर है आपको आइनी इस्लाहात में वो प्रोविजंस चेंज करना पड़ेंगी जिसमें उनके ड्यूल नेशनलिटी का मामला है, लेकिन अगर कोई उनमें से दोस्त अपनी नेशनलिटी वहाँ की छोड़ के पाकिस्तानी नेशनलिटी रख के उस कोटा से इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके लिए जो इलेक्शन इस्लाहात की एक जामी कमेटी इस वक्त है वो काम कर रही है। पीटीआई को भी चिट्ठी लिखी गई है, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं आ रही, ना सेनेट की तरफ से ना कौमी असम्बली की तरफ से। तो एक तरफ तो ये संजीदगी, हम तो कहते हैं कि आप वोट का हक तो है ही है उनके पास, हमारे बहनों और भाइयों के पास, हम तो उन्हें कौमी असम्बली सेनेट में नुमाइंदगी भी देना चाहते हैं कि उनकी सीट्स हों, उनका कोटा हो। मशरक़ वुस्ता है उसकी सीट है, 2 जोन्स में जाए, जो भी, वो तो नीटी ग्रीटीज़ हैं। एक और चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने रखी, उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क तारकीन, जो बैरून मुल्क समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उनके वोट में मशरक़ वुस्ता में मिलियंस की तादाद में हमारे दोस्त जो हैं वो मुकीम हैं, जो कि ज़र मुबादला भी कमाते हैं और वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। मशरक़ वुस्ता के बहुत सारे ममालिक ने लिख के रिफ्यूज़ किया कि हम उनको वोट डालने की अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते सफारत खानों में या दीगर जगहों के ऊपर। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि उनके मुकामी कवानीन के मुताबिक उसमें कुछ पेचीदगियाँ थीं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इनको सामने रखते हुए ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबात मुतासर हो जाएंगे अगर ये मुनासिब तरमीम ना की गई, और ये तरमीम जिस तरह से की गई थी वो सब आपके सामने थी, इसलिए आज आपको ज़हमत दी। तो फैसल साहब आप कुछ ऐड करना चाहें? अब नैब के बारे में, नैब में देखिए जी, नैब कवानीन एक आमर ने सन 2000 में 99 में इंट्रोड्यूस करवाए। सारे मुल्क के सामने है जो तारीख है नैब कवानीन की कि किस तरह 99, 2000, 2001, 2 में इन्हें इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। पूरी पार्लियामान को मैनेज करने के लिए लोगों को नैब ने उठाया, उनकी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई। उस टाइम पे हमें याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक पैट्रियट ग्रुप बनवाया गया और वो तमाम लोग थे जिनको नैब के शिकंजे में कस के उनसे कंसेंट ली गई कि अब आप पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद भी कमी नहीं रही, बाद के अदवार में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ANP हो, JUI हो, कोई भी जमात हो, नैब ने पूरी तरह से सियासत को मुकद्दम रखते हुए अपना किरदार मुल्की सियासत में अदा किया। इस हद तक किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसलों में लिखना पड़ा रीसेंट पास्ट में ख्वाजा साद रफ़ीक को ज़मानत ग्रांट करते हुए कि ये हिस्ट्री है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी लॉज की, और ये एक अच्छा काम था कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे वो काम किए गए कि ये एजेंडा ही दागदार हो गया, ये मिशन ही दागदार हो गया। और अदालत ने ये लिखा कि शवाहिद मौजूद हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही नए अदालती साल के आगाज़ पे, ये गालिबन 2019 का अदालती साल था, सितंबर 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट में बैठ के पाकिस्तान भर के सीनियर लॉयर्स की मौजूदगी में, जैसे आप लोगों ने कवर किया, उन्होंने कहा कि नैब कवानीन जो हैं या नैब का जो इदारा है उस पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, कवानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है
और सियासी मुखालफीन की हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं। अदालतों ने अपने फ़ैसलों के ज़रिए बारहा लिखा कि नैब का कानून जिसमें ज़मानत का हक़ नहीं था दिया गया और हाई कोर्ट्स रिट पिटीशंस के ज़रिए आइनी अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए ज़मानत का दरख्वास्तों का फ़ैसला करती थी जिसमें स्कोप बहुत कम था। ये बुनियादी हकूक़ के बरक्स है और जो आर्टिकल 25 है उसके भी बरक्स है कि और बहुत सारे मुकदमात। मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे मुल्क में कत्ल के मुकदमे में, ज़ना बिल जबर के मुकदमे में, अगवा बराए तावान के मुकदमे में जो शख्स अंडर ट्रायल है वो ज़मानत का हकदार है, यानी कि कानून गुंजाइश देता है कि अगर उसके केस में गुंजाइश है तो उसे ज़मानत दे दी जाए, लेकिन नैब का कानून कहता है कि ज़मानत सिरे से देनी ही नहीं है। बड़ी तब्दीली थी, ये तब्दीली की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलत इसहाक केस में 5 रुकनी बेंच ने कहा कि पार्लियामान से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो ये कानून साजी करेगी। 90 रोज़ का रिमांड कल मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पे भी कहा कि ये दहशत गर्दों के मुकदमात के लिए था। जिस तरह हमारे यहाँ ये बड़ा तकलीफ़ दे अमर है, ये खुदकुश बमबार हैं, ये फ़िदाईन हैं, ये दीगर ममालिक में भी था। उनको डी ब्रीफ करने के लिए, ब्रेन वॉश लोगों को डी ब्रीफ करने के लिए 90 रोज़ दरकार हुए कि आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें, उनकी ज़हनी सेहत ठीक हो तो फिर वो तफ्तीशकारों से गुफ्तगू करने की पोजीशन में आते हैं। वाइट कॉलर में दुनिया में कहीं 90 रोज़ का रिमांड नहीं था। कत्ल में, अगवा के मुकदमात में, हर्ट के केसेस में, सीरियस फ्रॉड में, ये सारे वो इंस्टांसेस हैं, रॉबरी में, सब में 14 दिन का रिमांड पूरे मुल्क में है। तो उसको सीआरपीसी से हम आहंग करके वो 14 दिन पे किया गया। नैब का कानून बनाया गया मुल्क से रिश्वत और रिश्वत सतानी ख़त्म करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी आड़ में सरकारी मुलाजमीन को इस हद तक हरासा किया गया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। हमें अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए प्रोक्योरमेंट में। आपको इवन जब ये कोविड की वबा फैली तो एनडीएमए किताबें जब प्रोक्योरमेंट्स हो रही थी तो ऑफिसर्स ने साइन करने से इनकार कर दिया कि जी हम नैब नहीं भुगत सकते। पीटीआई सरकार ने फिर एक मुफस्सल पैकेज तैयार करके तजावीज़ दी कि सिर्फ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या इख्तियारात के इस्तेमाल में गलती जो है, जब तक करप्शन नहीं होगी उसमें ये जुर्म नहीं है। इसी तरह असासों के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करते हुए जो डीसी रेट या रजिस्ट्री अमाउंट, जो रजिस्ट्री के अंदर अमाउंट्स होती हैं वो करते हैं, उस पर नैब पकड़ लेती थी कि जी ये इससे अमाउंट इससे नहीं मिल रही, ये हिसाब की गलती है लेकिन ये जुर्म है। नैब पूरे को पढ़े, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि ये साबित करना ज़रूरी है कि पैसा जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से बनाया और फिर असासा बना, उसको छोड़ देते थे। वो तरमीम डाली गई कि आमदन से ज़ायद असासे वो जो रिश्वत सतानी से बनाए हैं, अदरवाइज़ कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो FBR देखे या रेलिवेंट इदारा देखे। इसी तरह 30 दिन में जी ट्रायल ख़त्म होना चाहिए, ये एक ऐसी माजरत के साथ मुनाफिकाना पॉलिसी थी जिस पे आज तक अमल नहीं हुआ, क्योंकि जो नैब रेफरेंसेस में जिस हद तक डॉक्यूमेंट्स और वो इन्वॉल्व होते हैं ये काम हो ही नहीं सकता। उसको हमने 30 दिन को 1 साल दिया अदालत को। अदालतों की ये तजावीज़ थी कि मुनासिब वक्त फराम किया जाए। अपील 10 दिन में दायर करनी है, बंदा जेल में है, उसकी बीवी बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं, जी वकील करना है, कागज़ पूरे करने हैं, उन्हें 30 दिन की मोहलत दी है। इसी तरह जो गिरफ्तारी थी वो चेयरमैन साहब का फ़र्द वाहिद का इख्तियार था, बादशाह सलामत का, कि वो जिसको चाहें ऑर्डर करें, जिसको चाहे ना करे। उसको स्ट्रक्चर किया और उसमें ग्राउंड्स दिए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंट जजमेंट में गुलाम हुसैन केस में 7 रुकनी बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी आम तौर पे नहीं होनी चाहिए जब तक कि ये ग्राउंड्स ना हो। वो ग्राउंड्स जो हैं उनको रीइटरेट किया गया और इसके अलावा ऐसी तरमीम की गई हैं जो बेनिफिशियल है। मसलन इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। अब देखें, अगर रिटायर्ड जज साहबान को जिस तनख्वाह पे वो रिटायर हुए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा यानी कि 10 लाख तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज की, और वो भी रिटायरमेंट के बाद, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करनी थी। हमने वो ख़त्म किया है। हमने कहा नहीं जी, ये मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट करेंगे, उसको सिर्फ नोटिफाई फेडरल गवर्नमेंट करती है।
और उनकी तनख्वाहें वही होंगी जो हाज़र सर्विस जजेस की हैं, क्योंकि वो हैं हाज़र सर्विस जज। तो इस कानून के तहत कोई रिटायर्ड सेशन जज या कोई डायरेक्ट शख्स जो है, कोई भी वकील या शख्स जो है वो डायरेक्ट नहीं लगेगा। जो हाज़र सर्विस सेशन जज साहबान हैं उन्हें उस सूबे के मुतलका सूबे के चीफ जस्टिस साहब मुकर्रर करेंगे, ताकि जो अदलिया का इंतज़ामिया से सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, अदलिया की आज़ादी के हवाले से वो वाइटल है, उस पर कोई हर्फ ना आए। तो इस तरह की तरामीम है। हम समझते हैं कि ये वो तरामीम है जो पिछले 20 सालों में लोगों को गलत मुकदमात में फ्रेम करने से बचाने के लिए ज़रूरी थी। जो किसी शरीफ आदमी को एक दफ़ा पूरे मुआशरे में विलन के तौर पे पेश करके और उसके बाद एक लाइन लिख के कह देना कि इनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, उन मासूमों को बचाने के लिए ज़रूरी थी। हमने नैब तरामीम में ये भी लिखा है कि जैसे पुलिस में और FIA में और दीगर तफ्तीशी एजेंसियों में तफ्तीश एक सीक्रेट अमल है जो कि सीक्रेसी के साथ की जाती है। पुलिस डायरीज कभी शेयर नहीं की